हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। वेलकम टू विद्या 24 द यूनिवर्स ऑफ लर्निंग। तो स्टूडेंट्स, आज हम मिडवेल हिस्ट्री का एक और इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मुगल एम्पायर। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये एक टॉपिक है और इससे बहुत ही ज़्यादा जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम के अंदर आपसे पूछे जाते हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर उठाकर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारे जो है एक ही पेपर के अंदर मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल सकते हैं। किसी किसी एग्ज़ाम में जो है यहाँ पर 3 से 5 तक क्वेश्चन आपको इस मुगल एम्पायर से देखने को मिलते हैं। जो मुगल पीरियड है पूरा का पूरा 1526 से लेकर 1707 तक, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर हुए। जहां आप देखेंगे 1526 में बाबर जब भारत में आ जाता है और 1707 तक जब औरंगजेब का शासन जब तक रहता है। तो ये जो टाइम पीरियड है इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। और 1857 तक जब लास्ट में बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो है लास्ट रूलर इस मुगल एम्पायर जो है इसका माना जाता है। अब बेसिकली आपको स्टूडेंट्स ये चीज़ जो है माइंड में ज़रूर आती हो कि जो ये मुगल थे ये कौन थे, कहाँ से आए थे, ये सभी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको इसका दे देता हूँ कि जो मुगल थे ये बेसिकली जो मंगोल थे, मध्य एशिया में जो एक बर्बर जाति थी, बार्बरिक जो वहाँ पर थे लोग, बार्बरिक ट्राइब थी, जो लड़ाकू जाति थी, वो ही जो मंगोल थे वहाँ पर मध्य एशिया के जो मंगोल थे वही जब भारत में आते हैं तो ये अपने आप को यहाँ पर मुगल कहलाते हैं। तो ये आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। और ये देखिए किसके डिसेंडेंट्स थे, यानी किसके ये वंशज थे। अगर हम बात करें जो यहाँ पर मुगल आए, इनके जो पूर्वज थे वो कौन थे, तो पिता की तरफ से ये लोग मानते हैं, इनका मानना ऐसा है कि ये तैमूर जो था, तैमूर लंग जो भारत में आया था, ये उसके वंशज अपने आप को मानते थे। लेकिन जो मदर साइड से ये अपने आप को जो चंगेज खान था उसके वंशज अपने आप को मानते थे। तो एक तरीके से दो जो अलग अलग ट्राइब थी, दो अलग अलग जो फैमिलीज थी, उनके वंशज, उनका जो एक कंबाइंड मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो मंगोल थे यहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश करने का जो है कोशिश वो करते हैं। वो अपना जो हाई क्लास से, जो अपना आपको कुलीन वर्ग से, इस तरह हायर जो इनकी अपने आपको कुलीन उच्च कुल का दिखाने के लिए ये अपने आप को तैमूर से जोड़कर देखा करते थे। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब जो मुगल एम्पायर है इसमें जो इंपॉर्टेंट रूलर हुए हैं भारत के अंदर वो कौन कौन से हुए हैं। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहला जो मुगल शासक रहा जिसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी या मुगल वंश की नींव रखी, उसका नाम है बाबर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बाबर के बारे में। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे उसका ही जो एक डिसेंडेंट होगा, जो उसका वंशज या सक्सेसर होगा, जो हुमायूं आता है। हुमायूं के बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक जो अकबर आता है शासन करने के लिए। अकबर के बाद आप यहाँ पर जहांगीर को देखेंगे और जहांगीर के बाद जो शाहजहां है वो यहाँ पर सत्ता में आता है। शाहजहां के बाद जो है औरंगजेब आता है, जो कि 1707 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो एक टाइम पीरियड है, 1526 में बाबर आता है और 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ये मुगल एम्पायर जो था इसका एक गोल्डन पीरियड यहाँ पर समझा जा सकता है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस आपको पॉलिटिकली यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सोसाइटी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जो भारतीय इतिहास में अपनी एक नई जगह इस टाइम पीरियड में जो ये शासक हैं अपनी बनाने की कोशिश करते हैं और ये इसमें कामयाब भी होते हैं। अब बाबर 1526 में जब भारत आया था तो उस दौरान क्या हुआ था, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बैटल है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से जिसको जाना जाता है, वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पीरियड पे ये जो 1526 है, यहाँ पर एक नया राजवंश भारत में आता है जो अपनी जड़ें मजबूत करता है और पूरे भारत को अपने अधिकार में कर लेता है। देखिएगा, एक चीज़ समझने की कोशिश यहाँ पर कीजिएगा, मुगल एम्पायर जो है या फिर मुगल डायनेस्टी, इसको यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है, क्योंकि जो मुगल एम्पायर है ये मिडवेल हिस्ट्री से यहाँ पर शुरू होता है और मिडवेल हिस्ट्री का जब एंडिंग फेज चल रहा है वहाँ पर ये मुगल एम्पायर आपको देखने को मिलता है। और जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वहाँ तक आपको जो है इसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये कनेक्ट करता है जो मिडवेल हिस्ट्री है और जो मॉडर्न हिस्ट्री है।
ये इंडिया की बात करिए, मिडवेल हिस्ट्री ऑफ इंडिया और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो ये दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। और यहाँ पर बहुत सारे जो है रिटन एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल भी हैं और इनसे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी है जो हम यहाँ पर जान सकते हैं। लेकिन हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़रूरी है। हमने देखा था कि एंशंट हिस्ट्री में हमारे पास जो है काफ़ी सारे जो रिटन एविडेंस, रिटन जो अकाउंट्स बुक थी, रिकॉर्ड्स थे, वो अवेलेबल नहीं थे। हम वहाँ पर जो है आर्कियोलॉजिकल जो चीज़ें हुआ करती थी उन्हीं के बेस पर जो है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश किया करते, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास जो है रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर जानने के लिए काफ़ी कुछ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम उन सभी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अब देखिए, सबसे पहले हमने जो प्राचीन भारत में यानी एंशिएंट हिस्ट्री में देखा था, जो मौर्यन एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर एक बहुत बड़ा एम्पायर भारत में हुआ था, जिसने काफ़ी बड़ा जो एरिया एक्सपेंशन किया था, भारत के काफ़ी बड़े जो साम्राज्य था उन्होंने अपना बनाया था। और उस मौर्यन एम्पायर के बाद यानी 320 बीसी की बात है, 320 बीसी के बाद आपको यहाँ पर 1526 में ये देखने को मिलेगा कि इतना बड़ा एम्पायर जो काबिज करने में, बनाने में सिर्फ मुगल यहाँ पर कामयाब होते हैं। यानी मौर्याज के बाद मुगल एम्पायर इतना बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ये चीज़ हम आगे भी डिस्कस करेंगे। हालांकि उस समय पे जो और भी अलग अलग डायनेस्टी हुई और भी अलग अलग जो एम्पायर हुए, जैसे कि मौर्यन एम्पायर हमने कहा कि वो बहुत बड़ा एम्पायर था, उसके बाद आपको यही एम्पायर देखने को मिलता है जो कि मुगल एम्पायर है। हालांकि साउथ के कुछ एक इलाके ये छोड़ दें तो लगभग पूरा एरिया इन्होंने कैप्चर किया हुआ था इंडिया का। गुप्ता एम्पायर भी था जो काफ़ी बड़ा था, हालांकि उतना बड़ा नहीं था जितना मौर्यन और मुगल एम्पायर। उसमें हर्षवर्धन ने भी काफ़ी जो था, हर्षवर्धन का जो एम्पायर था उसने भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंशन किया था, लेकिन वो भी इतना बड़ा नहीं हो पाया था। फिर हमने दिल्ली सल्तनत को देखा, दिल्ली सल्तनत ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है एरिया एक्सपेंशन किया था, लेकिन वो भी जो है इतना बड़ा नहीं हो सका था जितना कि पहले मौर्यन एम्पायर था और अब वो मुगल एम्पायर है। तो ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो हमें जो मुगल एम्पायर है यहाँ से देखने को मिलते हैं। आई होप कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी कि किस तरीके से मुगल एम्पायर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे जो कि मुगल एम्पायर है। मुगल एम्पायर में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम बताए थे, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। यानी सबसे पहले हम इसमें जो रूलर्स होंगे, मुगल एम्पायर के जो रूलर्स हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। फिर हम यहाँ पर देखेंगे इन रूलर्स के द्वारा लड़े गए जो युद्ध होंगे, यानी जो वॉर है, इनके द्वारा इंपॉर्टेंट वॉर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो वॉर्स हैं वो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इनसे रिलेटेड जो मुगल रूलर्स हैं, इनसे रिलेटेड कुछ बुक्स हैं, इनकी कुछ ऑटोबायोग्राफी हैं, तो वो या फिर इनकी बायोग्राफी हैं, वो किसने लिखी, कब लिखी, किसके द्वारा लिखी गई, उनके अंदर क्या है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे क्योंकि एग्जाम में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद इनकी आर्ट है, जो इनका जो चित्रकारी है या फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी भारत में इनका जो स्थापत्य कला में एक योगदान रहा है वो काफ़ी ज़्यादा रहा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो जिनकी आर्ट एंड आर्किटेक्चर है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑब्वियसली जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन था वो किस तरीके का था, किस तरीके की यहाँ पर सोसाइटी थी। तो इन दोनों चीज़ों को भी समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो किस तरीके की चीज़ें थी जो इन्होंने इतना बड़ा एम्पायर यहाँ पर बनाया और उसमें ये काफ़ी सक्सेसफुल भी रहे। सोसाइटी में किस तरीके के चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इनकी जो आर्मी थी वो किस तरीके की। तो ये सभी चीज़ें हैं यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इन सभी फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा, कैसे कैसे हम यहाँ पर ये डिस्कशन करेंगे, इसको जब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मुगल एम्पायर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बस ध्यान से समझना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जो मुगल एम्पायर था किस तरीके से वो जो है भारत में अपने पैर जो है वो पसारने शुरू करता है और किस तरीके से वो पूरे भारत को अपनी जकड़ में ले लेता है और यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक वो रूल करता है। 1526 से स्टार्ट होता है और 1857 की क्रांति आपने सुना होगा, 1857 में जो एक रिवॉल्यूशन हुआ था
वहां तक जो है इसके रूलर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद जो है 1600 एडी के आसपास जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ जाती है, फिर नया दौर आपको जो है एक नई सत्ता भारत में देखने को मिलेगी जो एक ब्रिटिश रूल था। वहां पर एक महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा। 1757 में एक युद्ध हुआ था जिसको प्लासी का युद्ध बोला जाता था, और बंगाल का क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों के अधिकार में चला गया था। फिर 1857 में एक क्रांति हुई। तो इस तरीके से सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, हालांकि ये सभी चीजें हम मॉडर्न हिस्ट्री में बाद में डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उन सभी के बारे में जानना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पर समझते हैं कि भारत में जो मुगलों की स्थिति थी वो किस तरीके से थी, इनका जो राजनीतिक विस्तार था वो किस तरीके का था, और इनकी जो भौगोलिक सीमाएं यानी कि जो इनका ज्योग्राफिकल एरिया था वो किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ा और बाद में वो श्रिंक हो गया। इन चीज़ों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, इसका ओवरव्यू एक बार हम लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था 1526 में यहाँ पर जो है बाबर के द्वारा आक्रमण होता है। 21 अप्रैल 1526 ये डेट भी आपसे पूछी जाती है, और 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था और बाबर के द्वारा जो था ये आक्रमण किया गया था। अब बाबर जो था वो भारत में क्यों आया और क्यों उसने आक्रमण किया, ये एक कहानी अलग से है। जब इब्राहिम लोदी, दिल्ली सल्तनत का शासन भारत में चल रहा था, आपको पता है इब्राहिम लोदी को जब हमने डिस्कस किया था ये चीजें बताई थी कि इब्राहिम लोदी के टाइम पीरियड में था एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर भारत में आपको देखने को मिल रहा था। और इब्राहिम लोदी का जो कॉन्फ्लिक्ट था, वो जो संघर्ष था, अपने ही सरदार जो कुलीन वर्ग के लोग थे, अमीर वर्ग के लोग थे, उनके साथ होता रहता था। तो उसके जो सरदार थे उससे एक तरीके से नाखुश भी रहा करते थे, जो कि इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी का एक सरदार था या फिर एक गवर्नर था जो पंजाब का गवर्नर था, जिसका नाम था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी बाबर के आने में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो दौलत खान लोदी था और इसका जो इब्राहिम लोदी था, इब्राहिम लोदी का एक चाचा था आलम खान। तो ये दोनों मिलकर जो है बाबर को इनवाइट करते हैं। ये सोचते हैं कि यहाँ पर जो है बाबर जो, क्योंकि बाबर जो था तैमूर था उसका वंशज था। मैंने आपको बताया था तैमूर जो था उनका तैमूर का वंशज बाबर अपने आप को माना करता था, और मदर की साइड से जो वो चंगेज खान का वंशज। तो इसके जो सरदार थे, अमीर वर्ग के लोग थे, उनका मानना ऐसा था कि बाबर आएगा, इस पर आक्रमण करेगा, इब्राहिम लोदी पर, दिल्ली की जो सत्ता है, दिल्ली की जो गद्दी है वहां से इसको हटाएगा और हमें जो है सत्ता सौंप कर वो चला जाएगा। तो इनका सोचना इस तरीके से था, और ऐसा होता भी है कि बाबर इनके कहने पर आता है। इनका पूरा का पूरा जो सपोर्ट है वो बाबर को मिलता है। बाबर जो है यहाँ पर इब्राहिम लोदी को पानीपत के पहले युद्ध में हरा देता है, लेकिन हराने के बाद वो दिल्ली की सत्ता जो दौलत खान लोदी था या यहाँ के जो कुलीन वर्ग के लोग थे उनमें बांटकर नहीं जाता है, वो यहाँ पर रुकने का निश्चय कर लेता है। और यहाँ पर यही भूल हो जाती है जो इब्राहिम लोदी के विरोधी थे उनसे, कि वो बाबर को इनवाइट करने का काम करते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे जो है बाबर इन लोगों को भी रास्ते से हटाने का काम करता है। तो इस तरीके से जो है बाबर की एंट्री जो है इंडिया में होती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि रेड कारपेट एंट्री दे दी थी किसने, दौलत खान लोदी ने और इसके चाचा आलम खान ने, इस भ्रम में, इस कंफ्यूजन में कि वो इनको सत्ता देकर चला जाएगा। वो ऐसा क्यों करेगा जब उसे पूरी की पूरी जो भारत की सत्ता यहाँ पर अपने हाथों में आते हुए देखने को मिली, आया कहाँ से था, ये एक चीज़ है। ये मैंने आपको बताया था जो मंगोल थे, जो मध्य एशिया से थे, वहाँ की एक बर्बर जाति थी। लेकिन उससे पहले ये जो बाबर था, अफगानिस्तान, आज जो 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया है, तो उससे पहले अफगानिस्तान था। अफगानिस्तान से भी बाहर की जो सीमा थी वहाँ पर जो ये बाबर था वो धीरे छोटे छोटे लड़ाइयाँ लड़के अपने कुछ एरियाज जो थे वो कैप्चर करने में लगा हुआ था। तो कंधार को भी इसने जीत लिया था, और बाद में धीरे धीरे जो है इस तक इन्विटेशन पहुँचता है कि यहाँ पर जो है इब्राहिम लोदी को हराना है, चलिए दिल्ली चलते हैं। इस तरीके से जो है बाबर का भारत में जो है एंट्री होती है। और ये नॉर्थ वेस्ट वाला जो साइड थी, नॉर्थ वेस्ट वाली साइड, सभी जो आक्रमण थे, विदेशी आक्रमण, वो ज्यादातर नॉर्थ वेस्ट साइड से ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से है यहां पर शुरुआत हो गई एक मुगल साम्राज्य की, जो कि बाबर के द्वारा यहां पर शुरू किया गया। बाबर के द्वारा यहां पर एक नया वंश यहाँ पर जो था एस्टेब्लिश किया गया, जिसका नाम था मुगल वंश। फिर बाद में धीरे धीरे इन्होंने जो है अपना एरिया एक्सपेंशन किया। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि इन्होंने जो है इतना एरिया
कुछ समय बाद कैप्चर कर लिया। उसके कुछ समय बाद जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिस्से में जो भारत की काफ़ी ज़्यादा ज्योग्राफिकल एरिया था उसको कैप्चर किया। ये महाराष्ट्र वाला इलाका अभी यहाँ पर बचा हुआ है। उसके बाद इन्होंने ये जो महाराष्ट्र वाला इलाका था इसको भी कैप्चर कर लिया। तो इनका जो यहाँ पर सत्ता थी वो इतनी ज़्यादा फैल गई, ये आप देख सकते हैं। हालांकि साउथ के इलाके जो हैं अभी कुछ कुछ बचे हुए हैं, यहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा बचे हुए हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब बारी आती है यहाँ पर औरंगजेब की। औरंगजेब के टाइम पीरियड पे ये देखिए इतना जो था इतना कैप्चर कर लेते हैं। ये जो इंडिया का एरिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको अच्छे तरीके से। बाबर के आने पर ये सब हो पाता है। तो सिर्फ ये जो इलाका था ये यहाँ पर इंडिया का बच जाता है। और 1707 में 1707 तक जो था औरंगजेब के द्वारा स्थापित की गई जो ये सत्ता थी ये ऐसे ही रहती है। 1707 में मृत्यु हो जाती है किसकी? औरंगजेब की। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो मुगल एम्पायर था ये बिखरना शुरू हो जाता है। इसका जो है एक तरीके से डिक्लाइनिंग फेज हम यहां से कह सकते हैं ये शुरू हो जाता है। इसके बाद 1707 के बाद जो है जो बहादुर शाह प्रथम जो है वो सत्ता में आता है 1707 में। और 1857 में बहादुर शाह जफर जो था या बहादुर शाह द्वितीय वो यहां पर जो है उसके साथ ही मुगल साम्राज्य का यहां पर पूरी तरीके से खात्मा हो जाता है। और उसको हम देखते हैं 1707 से लेकर जो था, इसको अलग कलर से कर देते हैं, 1707 से लेकर 1857 तक ये टाइम पीरियड क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? ये कहलाता है पोस्ट मुगल पीरियड। और इसको भी हम थोड़ा सा यहां पर डिस्कस करेंगे क्योंकि इससे भी रिलेटेड जो है क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं। तो ये जो फेज है यहां से लेकर यहां तक का ये जो फेज है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। और जब ज्योग्राफिकल एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, सोसाइटी में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। और युद्ध तो इन्होंने ऑब्वियसली लड़े ही होंगे जब इतना बड़ा साम्राज्य इनको बनाना था उसके लिए। और देखिए फिर जब यहां औरंगजेब की डेथ के बाद जो है ये पूरा का पूरा श्रिंक हो जाता है और इतना सा लगभग दिल्ली के आसपास के जो एरियाज थे वहां पर ही इनका जो मुगल एम्पायर था वो आपको देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इस चीज को समझना कि कैसे जो है ये भारत में आते हैं, कैसे ये अपना एक्सपेंशन करते हैं और कैसे दोबारा से श्रिंक हो जाते हैं। देखिए इतिहास अपने आप को जरूर दोहराता है, इस चीज ये तरह की बात आपने सुनी होगी क्योंकि शुरुआत में जिस तरीके से ये पहले बहुत कम एरिया में थे लास्ट में भी ये इसी तरीके से हो जाते हैं। अभी तक हमने बड़े बड़े एम्पायर्स, बड़ी बड़ी डायनेस्टी को पढ़ते हुए आए हैं एंशिएंट टाइम से लेकर मॉडर्न टाइम। ये हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है हम जो मेडिवल हिस्ट्री है ये कंप्लीट होने वाला है। और इसमें आपने काफ़ी बड़े बड़े एम्पायर देखे जो शुरुआत में जो है छोटे रहते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर दोबारा से उसी स्थिति में आ जाते हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इतिहास जो है अपने आप को वो दोहराता है। मौर्यन एम्पायर को देखा था, गुप्ता को देखा था, यहाँ पर हमने हर्षवर्धन का देखा, दिल्ली सल्तनत देखी, फिर ये मुगल एम्पायर हम देख रहे हैं। इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आ जाएगी, ब्रिटिश रूल यानी अंग्रेजों का शासन भी हम देखेंगे और उसके बाद फिर वो भी पूरी तरीके से यहाँ पर डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर सभी फैक्ट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे पॉइंट वाइज पॉइंट। आई होप कि ये चीज़ भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। जो मुगल पीरियड है वो बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा और पोस्ट मुगल पीरियड यहाँ से लेके 1707 से लेके 1857 तक आपको देखने को मिलेगा। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जो मुगल आए थे, मुगल की जो क्रोनोलॉजी है, इनका जो एक फैमिली ट्री है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया जो इंपॉर्टेंट रूलर हैं, जो सत्ता में रहे, उन्हीं से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन फैमिली ट्री को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, देख लेते हैं कि जो यहाँ पर रूलर्स आए हैं वो किस तरीके से यहाँ रूलर बने और कितने एक तरीके से वो उसके कितने डिसेंडेंट रहे और उनमें से कौन शासक बन सके, कौन नहीं बन सकते, क्या वो परिस्थिति आई, उन चीज़ों को भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बाबर इंपॉर्टेंट है, बाबर है, हुमायूं है, अकबर है, जहांगीर है और उसके बाद आने वाला शाहजहां और औरंगजेब इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक दो है पोस्ट मुगल पीरियड में जो हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ही डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो यहाँ पर मुगल पीरियड था, मुगल एम्पायर था, उसका एक फैमिली डायग्राम।